हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? और मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं ब्रह्मास्त्र सीरीज। ऐसा अस्त्र जिसका निशाना अचूक को कभी ना चूके उसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र। ठीक है, और यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं जिनसे सवाल हमेशा मिलेगा एग्जाम में, और हमें चूकना नहीं है क्योंकि सवाल अलग अलग कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होते हैं और हम जाते हैं रट कर। और वहां पर हमारे साथ क्या होता है, सवाल हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से दिमाग के ऊपर से जाते हैं, हवा ही नहीं लगती मेरे भाई वहां पर। तो उस कंडीशन में यही ब्रह्मास्त्र सीरीज, क्योंकि यहां पर जितने कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उनसे आने वाले सवाल स्किप ना करें, इसीलिए इसका नाम है ब्रह्मास्त्र सीरीज। तो इसी ब्रह्मास्त्र सीरीज पे हमारा फोकस रहेगा, उन कॉन्सेप्ट पर फोकस रहेगा जिनसे सवाल हमेशा आते हैं और हमारा सिलेक्शन हमेशा के लिए करवा कर जाएंगे। तो सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि सारे कॉन्सेप्ट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो हमेशा आते हैं, जिनसे सवाल हमेशा बनते हैं और हमेशा हम स्किप करते हैं, छोड़कर आते हैं या कंफ्यूज होते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट पर हमारा मेनली फोकस रहने वाला है कि आज के बाद वहां पर सवाल हम छोड़कर ना आए। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन हम कंफर्म 100% श्योरली अटेम्प्ट करें और वो राइट भी हो। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा आपको ये बात? तो आ जाइए, सिलेक्शन चाहिए तो फिर इधर पूरा फोकस होना चाहिए। अरे तेरा ध्यान किधर है? सिलेक्शन इधर है, और सिलेक्शन यदि चाहिए तो पूरा फोकस, पूरे मन में जोश और जुनून के साथ पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। आगे मेरी बात समझ में? तो ब्रह्मास्त्र सीरीज 4 तक हम पढ़ चुके हैं अलग अलग टॉपिक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पर लिंक दे रखा है, देख लो, वरना दोबारा मौका कभी नहीं मिलने वाला है। और मजा आ जाए और लगे कि यार इस बार तो फाड़ कर रख दूंगा मैं, तो शेयर और लाइक ठोक दीजिएगा। आगे मेरी बात समझ में? और कमेंट बॉक्स में कमेंट का इंतजार भी रहेगा। सिमिलरली आज ब्रह्मास्त्र सीरीज 5 में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशनल की। ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अधिकतर स्टूडेंट रट के जाते हैं, लेकिन आज के बाद रटना बंद हो जाएगा। बस सवाल आएगा और फाड़ कर रख देंगे वहां पर, ये समझ लेना बस सॉल्व किया और ये पटक दिया। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आ जाओ फिर यहां पर उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिनसे हमेशा सवाल बनता है। तो देखिए, छोटी छोटी सारी बातें तो आप जानते हैं, ग्रेविटेशनल क्या होता है वगैरह वगैरह, गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। तो ये सब तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं, वरना क्लास बड़ी लेंथी हो जाएगी और सारे कॉन्सेप्ट को हम कवर नहीं कर पाएंगे। और मेरा पूरा फोकस इस बात पर है कि लगभग चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को हम छू कर निकले, वहां से सवाल कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस लिए बनते हैं और किस प्रकार बनते हैं, ये सब हमें पता हो। ठीक है, तो आइए मेरी बात पर गौर करना फटाफट और चलते रहना। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ है। तो वहां पर अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ, सार्वत्रिक नियम के अनुसार बल इज इक्वल टू होता है Gm1 m2 अपॉन r²। दो बॉडीज है m1 और m2 जिनका मास है, द्रव्यमान है। यदि उनके बीच में डिस्टेंस, वैसे हम सेंटर से लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं r हो, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ये होगा। जहां पर ये जो g है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तो आप सभी जानते हैं। तो चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे कितने भी फैक्टर्स बदल जाए, चाहे कितनी भी चीजें बदल जाए, इस जी का मान नहीं बदलने वाला है। और जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11, 6.67 इंटू 10⁻11, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहां से सवाल बनेगा इसकी डायमेंशन का, विमाओं का, और न्यूटन को लिख सकते हैं हम m1 l1 t-2, मीटर स्क्वायर है तो इसको लिखा जा सकता है l2, और यहाँ पर kg है तो इसे लिखा जा सकता है kg को फिर हम m से लिखते हैं तो m2।
और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो m2 ऊपर जाएगा माइनस का बनेगा और यहां पर हो जाएगा m-1, L2 और L1 मिलकर बनाएंगे L3, तो यहां पे हो जाएगा L3 और लास्ट में बचेगा t-2, तो यहां पर आएगा t-2 और ये अब आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वीय नियतांक की विमाएं आ गई है। ठीक है, बड़ी काम की चीज है, बड़ी काम की चीज इसलिए क्योंकि यहां से सवाल नीट तक के एग्जाम में पूछ लेते हैं, IIT के तक के एग्जाम में आ जाता है। तो आप तो एयरफोर्स वाले हो, आपके में तो जरूर बनता है इधर से सवाल। ठीक है, चलिए इसी तरीके से यदि मैं बात करूं, इसको रफ कर देता हूं, देखो मैं यहां पर, ठीक है, आया समझ में, नोट कर लीजिएगा भाई। और यदि गुरुत्वीय प्रभाव में, ग्रेविटेशनल इफेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी गति करे, मोशन करे, तब क्या हो। तो मान लो ये हमारी अर्थ है भाई और इसका मास है m, इसके रेडियस है, त्रिज्या है r और यहां पर मैं हाइट ले लेता हूं h और एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m। तो ये जो अर्थ है ये इस ऑब्जेक्ट पर भार लगाएगी। नहीं समझे? चलो कोई बात नहीं, वापस रिवाइंड आते हैं और जैसे रिवाइंड आते हैं तब देखना मैं दोबारा क्या कह रहा हूं। चलिए, जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में आते ही ये इस पर फोर्स लगाएगी और F की वैल्यू हो जाएगी Gm अपॉन r स्क्वायर। ये r यहां से यहां तक की डिस्टेंस है भाई, ये लीजिए सेंटर से। और यदि मैं देखूं तो डायग्राम से यदि मुझे पता मिले डिस्टेंस का, तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू होगी r प्लस h, तो यहां पे लिख देता हूं मैं r प्लस h होल स्क्वायर। ये मेरा f का फॉर्मूला होगा। लेकिन यदि ये स्वतंत्रता पूर्वक गति करे, फ्रीली मूव करे, तो जैसे ये फ्रीली मोशन करेगी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसे खींचेगी और जब ये इसे खींचेगी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इसके अलावा यहां पर इसका भार हो जाएगा तब mg। तो वही फोर्स mg भी होगा, यही फोर्स ये भी होगा, तो इस फोर्स को हम लिख सकते हैं mg और mg इक्वल हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m r प्लस h होल स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m चला जाएगा, g बच गया। इसके ऊपर फोर्स लगा, ये वैल्यू आई, इसका भार वेट mg है, फोर्स के इक्वल रखा, दोनों को इक्वल रखा, g की वैल्यू निकली, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, ये सब आप जानते हैं। और यदि यहां से वैल्यू निकालूं तो मेरे पास हो जाएगा g कैपिटल M r प्लस h होल स्क्वायर। यदि r बहुत ज्यादा बड़ा h हो, यदि इफ r इज मोर ग्रेटर देन h, तो यदि r की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो तो यहां पर लिख सकता हूं मैं g कैपिटल M r स्क्वायर। ठीक है, यहां से एक फॉर्मूला निकलता है भाई। अब देखिए, जब फॉर्मूला निकल ही रहा है तो आगे बात करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम। तो यहां से सवाल जो निकलते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यदि जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है, मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी के द्रव्यमान फिक्स है, तो ये जो g है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। यहां पर g और m कांस्टेंट होना चाहिए मेरे भाई, तब आएगी मेरी बात। अभी इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कहां कहां लेकर जा रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं ध्यान रखना, g और m जब कांस्टेंट हो, आप इसको ऊपर ले जाओ, g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻²। अब यदि मैं यहां पे परसेंटेज चेंज निकालना हो मुझे, जी में कितना परसेंटेज चेंज होगा, रेडियस चेंज होगी तब, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा -2 इंटू डेल्टा r/r इंटू 100। एक काम करता हूं, मैं इस ब्रैकेट को ऐसे लेकर आता हूं, ये लीजिए, ये मेरा फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज चेंज होने पर।
रेडियस के साथ जी में यदि परसेंटेज चेंज हो तो फॉर्मूला ये निकलेगा। अब आप इतना मत सोचिएगा कि कहां से आया क्यों आया, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं। यदि आपने अभी भी ये सब नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले प्रीवियस क्लासेस में मैंने एरर्स वगैरह जहां पढ़ा है वो देख लीजिए। फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मुझे इसमें चेंज चाहिए और चेंज के लिए मुझे रिलेटिव चेंज चाहिए, आपेक्षिक परिवर्तन चाहिए। तो मुझे डेल्टा जी अपॉन जी, ये है चेंज, ये है ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ये परसेंटेज चेंज है, प्रतिशत परिवर्तन कह सकता हूं। और यहां पे भी मुझे प्रतिशत परिवर्तन लाना है तो पावर को आगे लिख दीजिए और यहां पर लिख दीजिए डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। यही हमेशा फॉर्म रहेगी, हमेशा पावर आगे आएगी। माइनस बताएगा आपको कि आर की वैल्यू यदि बढ़ जाए तो जी की वैल्यू घट जाएगी और आर की वैल्यू कम हो जाए तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब चेंज जो होगा, यदि आर की वैल्यू बढ़ रही है तो जी की वैल्यू माइनस यानी अपोजिट हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि आर की वैल्यू कम हो रही है तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। बस ये माइनस इसी काम का है और किसी काम का नहीं है। आ गई मेरी बात समझ में? ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, ध्यान रखना, याद रहेगा। चलिए, यदि हम अर्थ की रेडियस त्रिज्या जो 6400 किलोमीटर होती है, जी की वैल्यू और एम की वैल्यू यदि यहां पर रख दे तो हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे मेरी बात समझ में? लेकिन ये भी बदलती है, कैसे बदलती है, क्यों बदलती है, किस लिए बदलती है, अभी बात करते चलिए। ये ध्यान रखना, अभी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं और मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, जी 1/r², यही है ना। कब है? जब m कांस्टेंट हो, जब आपका मास यानी द्रव्यमान नियत हो तब। लेकिन कभी कभी सवाल द्रव्यमान से नहीं घनत्व से उठकर आता है, तब क्या किया जाए, इसी को थोड़ा और मैं बता देता हूं। देखो, यदि हम इसको सॉल्व करें तो मैं पहले जीवन लूं तो जीवन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा। इसी प्रकार किसी दूसरे पॉइंट पर निकालना हो या किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना हो तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1/r² और यहां पर यदि चले g1 अपॉन g2 तो यहां पर लिखना पड़ेगा मुझे r1² डिवाइड बाय r2² और ये ऊपर चला जाएगा और अब वैल्यू जाएगी g1/g2 इक्वल्स टू r2² अपॉन r1²। ये लीजिए, बड़ी काम की चीज है और बहुत काम आएगी। आगे मेरी बात समझ में? तभी समझना, अब इससे रिलेटेड सवाल बताने वाला हूं मैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ और भी बताना है मुझे, ठीक है। चलिए, या सोच रहा हूं कि पहले क्वेश्चन ही क्यों ना बता दिया जाए ताकि आपको पता लगे कि ऐसे सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं इससे रिलेटेड किसी क्वेश्चन की। इतना तो समझ में आया इस फॉर्मूले को मैं चलो क्वेश्चन भी मैं यहीं पे बता देता हूं फिलहाल। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8 है तथा गुरुत्वीय बल 1/6 है, 1/6 है। चंद्रमा पर द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना 1/8 है चंद्रमा का, और वहां पर यदि कोई वस्तु है उस पर जितना बल लगेगा और धरती पर जितना बल लगेगा उनका अंतर कितना है 1/6 है, ठीक है। मैं यहां पे ऐसे ढंग से लिख देता हूं, गुरुत्वीय बल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का 1/6 है। क्यों है भाई ऐसा? चलो यही निकालना है हमें। तो यहां पर बात की जा रही है पृथ्वी के द्रव्यमान की, तो मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून का रेशियो है 1/8। इसी तरीके से हमें गुरुत्वीय बल दे रखा है, यानी हम यहां से गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का रेशियो यहीं से बनेगा
कितना है 1/6। चलिए भाई, वैसे देखा जाए तो गुरुत्वीय बल की बात चलिए तो मैं तुम्हें ऐसे समझा सकता हूं कि मान लो मैं हूं, मेरा चंद्रमा पर भार हो जाएगा mg और धरती पर भी मेरा भार हो जाएगा mg। ये मेरा, मैं अर्थ मान लेता हूं, ये अर्थ पर है, ये मून पर है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि m तो m, मास तो सेम रहेगा, जो भी बदलेगा वो g बदलेगा। और ये मेरा जो गुरुत्वीय बल है, मेरे ऊपर जो भी गुरुत्वीय बल लगेगा mg के इक्वल, वो है 1/6। तो g/gm निकल कर आता है यहां से 1/6। ठीक है, यहां से ही निकलेगा सवाल। चलिए बात करते हैं अब ये क्यों है, किस लिए ये हमें निकालना है। तो हम यहां पर आते हैं फटाफट, यही जरूरी है हमारे लिए, तभी हमें समझ में आएगा कि क्या मैटर है, क्यों मैटर है, किस लिए मैटर है, वरना तो भूल जाओ। चलो बात करते हैं यहां पर G1 अपॉन मतलब G अर्थ और G मास की, मून की। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G M, मैं अर्थ की बात कर रहा हूं तो अर्थ लिख देता हूं यहां पर, अपॉन R अर्थ स्क्वायर डिवाइड G कैपिटल M मून अपॉन R मून स्क्वायर। और इसको मैं सॉल्व करूं तो देखो G से तो G उड़ गया। सबसे पहले मून और अर्थ की बात की जाए तो यहां पर देखो ये R ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा ME अपॉन RE स्क्वायर, अर्थ की रेडियस है। RM ऊपर चला जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं RM स्क्वायर, और ये MM यहां चला जाएगा, मतलब मास ऑफ मून यहां पर आ जाएगा। और अब मेरी जो वैल्यू है यहां से निकलने वाली है GE डिवाइड बाय GM इक्वल टू, यहां से देखो ME अपॉन MM, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, धरती यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान। और यहां पर मैं लिख सकता हूं RM अपॉन RE होल स्क्वायर। भाई दोनों पे स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया, इसको इसके नीचे लाकर रख दिया और इसको यहां ले जाकर मैंने ऐसे लिख दिया है। ये वैल्यू कितनी है ध्यान से देखो, G अपॉन GM, ये रही G अपॉन GM 1/6 है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1/6 इक्वल टू ME अपॉन MM, ME अपॉन MM 1/8 है, तो यहां पर लिख देता हूं 1/8। और ये मेरी RM अपॉन RE की बात चल रही है, यहां पर मैं स्क्वायर लिख देता हूं, तो यहां ले आऊं मैं इसको तो ये बनेगा 8/6 RM अपॉन RE। यहां पर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हटाया, रूट आ गया यहां पर, और जैसे रूट को सॉल्व करूंगा मैं RE को यहां पर ले आऊं तो RE रूट 8/6 इक्वल टू RM। इसका मतलब मून की रेडियस, चंद्रमा की त्रिज्या RM, इसकी बात चलिए, चंद्रमा की त्रिज्या धरती की त्रिज्या यानी पृथ्वी की त्रिज्या से रूट 8/6 टाइम्स है। समझ गए? चंद्रमा की त्रिज्या रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है, रूट 8/6। और यही वजह है कि ये सब होता है। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा। चलिए ऐसा एक खतरनाक सा क्वेश्चन और लेकर आता हूं मैं आपके लिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये कैसे हो रहा है। चलिए, ये जो चीज मैंने आपको यहां पर लिखवाई थी, ये याद रखना, G इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। कब? जब मास कांस्टेंट हो, क्योंकि अभी मैं इसको आगे बढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए भाई, लेकिन पहले एक सवाल और बता देता हूं कि एक वस्तु पृथ्वी पर स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर खींचती है। इसका मतलब है कि एक वस्तु है, स्प्रिंग पर लटकी हुई है और इस पर भार लग रहा है mg। ठीक है, और mg लगने की वजह से वो कितना सेंटीमीटर को खींच देती है, 1 सेंटीमीटर को खींच देती है। तो प्लस से 1600 किलोमीटर ऊंचाई पर कितना खींचेगी। अब स्प्रिंग को जब ये खींचती है तो इसके ऊपर स्प्रिंग का फोर्स लगेगा हुक के नियम से, और स्प्रिंग पर फोर्स लगता है kx। तो यही kx यही mg आपस में बैलेंस होते हैं और ये 1 सेंटीमीटर से खींच भी देती है शायद। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो देखो, यदि मैं बैलेंसिंग कंडीशन में मानूं तो mg इक्वल टू होता है kx, लेकिन ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है,
x भी फर्स्ट कंडीशन है, लेकिन मैं कहीं ऊपर जा रहा हूं तो मैंने लिख दिया है mg2, क्योंकि g की वैल्यू बदलेगी, और कैसे बदलेगी, क्यों बदलेगी, मैं बाद में बताऊंगा अभी आपको। तो यहां पर भी वैल्यू आ जाएगी kx2, और यदि मैं इनका डिवाइड दे दूं यहां पर, तो ये देखो m से m चला गया, बचा g1/g2 इक्वल्स टू k से k चला गया और बचा x1/x2। मुझे वैल्यू चाहिए x2 की, तो x2 इज इक्वल टू होगा, x2 इज इक्वल टू आपके पास कितना होने वाला है, यही हमें निकालना है, ऊंचाई पर कितना खींचेगी। ठीक है, तो देखिए अब g1 और g2 की वैल्यू हमें पता नहीं है और हमें वैल्यू चाहिए थी x2 की, तो x2 इधर आ जाएगा, ये सब इधर चले जाएंगे और बनेगा x1 g2/g1, बट हमारे पास वैल्यू g2 की भी नहीं है, तो उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। g2 और g1 से हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। x2 इक्वल टू, अभी हमने यहां पर निकाला था, आपने ध्यान दिया हो तो, कि g1/g2 इज इक्वल टू होता है r2/r1 होल स्क्वायर, अभी पढ़ाया था मैंने ऊपर, और यही फॉर्मूला हमारे काम आएगा। ये उल्टा है तो यहां पे लिख सकता हूं मैं x1 r1/r2 होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर g2/g1 है, लेकिन हमारा रेशियो होता है g1/g2, तो उल्टा घुमा दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, और अब x2 की वैल्यू आ जाएगी, x1 है 1 सेंटीमीटर यानी 1 × 10⁻², r1 यानी पृथ्वी की त्रिज्या है, और पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है भाई, डिवाइड r2 भी है, और r2 क्या है, हम पृथ्वी से, अर्थ से भी 1600 ऊपर जा चुके हैं, 1600 किलोमीटर और ऊपर जाना है, इसका मतलब पृथ्वी की रेडियस तो 6400 है ही, 6400 किलोमीटर है ही, आपको 1600 और ऊपर जाना है, इतने दूर आपको जाना है, उस हाइट पे आपको चाहिए, और यहाँ पे आ जाता है स्क्वायर, तो x2 इज इक्वल टू जाएगा 1 × 10⁻², किलोमीटर से किलोमीटर चला गया, ये बना 6400, और 6400 18 1600 है यहाँ पर, और ये मेरे हिसाब से होते हैं 8000। और अब मेरे हिसाब से आपके पास आंसर ही आंसर है, निकाल सकते हो, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है, तभी पता लगेगा कि आपको आया नहीं आया, और ऐसे सवाल ही एग्जाम में आपके लिए आएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बताता हूं, मैं इसको रफ कर देता हूं, नोट कर लीजिएगा, बड़ी काम की चीज है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसको और आगे लेकर जाऊं मैं, कि भाई g की वैल्यू होती है gm/r², तब वैल्यू ये आती है, लेकिन यहां पे जो मास है, मास वो होता है घनत्व इंटू आयतन, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, घनत्व इंटू आयतन, और m इज इक्वल टू, यदि पृथ्वी का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ अर्थ मैं रो मानूं, तो वॉल्यूम यानी आयतन हो जाएगा 4/3πr³, और इसको मैं इधर लेकर आऊं g की वैल्यू, तो कैपिटल G यहां पर लिख सकता हूं रो 4/3πR³, और यहां पर आ जाएगा r², और इससे इसको यदि मैं कैंसिल कर दूं तो g इक्वल टू बच जाएगा कैपिटल G रो 4/3πr। अब ये हो गई आपकी g की वैल्यू, g इक्वल टू 4/3 यहां पर रख दिया है, g रख दिया है, रो रख दिया है, पाई रख दिया है, और ये आपका जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो गया, यहां से क्यूब से और एक r बच गया है। जब यहां से सवाल बनेगा, जब घनत्व कांस्टेंट हो, मतलब डेंसिटी नियत हो, रो इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, डेंसिटी कांस्टेंट हो, तो क्या होगा, और उस कंडीशन में g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r के। तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये पूछना क्या चाहता है आपसे, तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, वरना तो ये समझते रहना कि ये चल क्या रहा है, कि डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम है, डेंसिटी नहीं बदली है, ओनली रेडियस बदल रही है, घनत्व नहीं बदला है, तो फिर g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपके कैपिटल R के, रेडियस के। तो सपोज करो यहां से एक सवाल निकालने चलूं मैं, कि अर्थ हमारी यहां पर है, रेडियस है r, फिलहाल ध्यान दीजिएगा, और यहां से यदि मैं वैल्यू निकालूं, वहां देखो मास कांस्टेंट हो, सवाल ध्यान से करना, मास कांस्टेंट हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट हो तो यहां पर देखो क्या बदल गया भाई, g1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो गया है। आई मेरी बात समझो, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी
G1 बाय G2 इक्वल्स टू R1 बाय R2। यही हमारे काम की चीज है, ठीक है। यहां से आपको परसेंटेज चेंज चाहिए तो आप परसेंटेज चेंज जैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा G बाई जी रिलेटिव चेंज, आपेक्षिक परिवर्तन इंटू 100 लिख दीजिए और यहां पर हो जाएगा डेल्टा R बाय R इंटू 100। ये लो, मैंने रिलेटिव चेंज यानी आपेक्षिक परिवर्तन के लिए भी फॉर्मूला लिखा दिया है। और यदि अब आपको पूछा जाए यहां से कि भाई कोई जगह है जहां पर रेडियस R बाय 4 है, पूरी रेडियस की R बाय 4 है, तो इसका मतलब है यहां से R बाय 4 है और यहां से 3 बाय 4 है। पूरी रेडियस R है, जमीन से सेंटर से नापोगे रेडियस, ध्यान से पढ़ना, सवाल यही कंफ्यूज करेगा। सेंटर से यहां जाओगे तो R बाय 4 है, ऊपर से आओगे तो 3 बाय 4 R है। तो आपको पूछ लिया जाए कि G की वैल्यू कितनी होगी, तो इतना ध्यान रखो भाई, G1 अपॉन G2, R1 तो उतना ही है लेकिन R2 जो है वो R1 का 4 है, तो यहां से 4 ऊपर चला जाएगा और रेशियो निकलेगा G1 बाय G2 4। G2 ऊपर चला गया तो आया G1 बाय 4, वैल्यू आई G2। तो सेंटर से R बाय 4 पर यदि चले हम तो वैल्यू हो जाएगी G1 बाय 4। तो यदि ऊपर से 3 बाय 4 पर आया हूं मैं, इतना भी ध्यान रखना लेता हूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाय 4, इतना ध्यान रखना। तो यहां से यदि मैं अलग अलग चीजों के लिए लूं, ये R बाय 4 है भाई, ये है R बाय 4, फिर एक और ले लेता हूं मैं, ये है R बाय 2, फिर एक और ले लेता हूं 3 बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर तो देखो R बाय 4 पर वैल्यू हो जाएगी G बाय 4, R बाय 2 पर वैल्यू हो जाएगी G बाय 2, ठीक है। और 3 पर चले कहीं कहीं वैल्यू, मतलब जहां पर रेडियस, असली रेडियस की 3 बाय 4 हो तो वहां पे G भी कितना हो जाएगा 3 बाय 4 G। देख लो 1 बाय 4 पे है तो 1 बाय 4 तो आधे पे आधा रहेगा, 1 बाय 2 पर, 3 बाय 4 पर 3 बाय 4 रहेगा। लेकिन ध्यान रखना कि हमें चलना किधर से है, हमें हमेशा सेंटर से चलना है, वरना बेटा बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, क्योंकि आप गलत करके आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कहां से चलेंगे आप, सेंटर से चलेंगे। आपको यदि पूछा जाए कि आप पृथ्वी के पृष्ठ से नीचे जा रहे हैं कितना, 1/4, तो ध्यान रखिए आप 1/4 नीचे जा रहे हैं, मतलब 1 बाय 4 नीचे जा रहे हैं, तो सेंटर से 3 बाय 4 आपको ऊपर आना पड़ेगा, 3/4 ऊपर आना पड़ेगा। तो G की वैल्यू 3/4 के हिसाब से बदलनी है आपको, ना कि 1/4 के हिसाब से, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा, वरना सवाल गलत कर पाएंगे। तो आपको जो भी नापना है, मानना है, जैसा भी करना है, कहां से नापना है, सेंटर से। लेकिन सवाल आपको कहां पूछा जाएगा, इस पृथ्वी पर, क्योंकि आप पृथ्वी पर है। तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि चंद्रमा पे जाके आपका एग्जाम लगेगा, तो एग्जाम लगेगा पृथ्वी पर, सवाल आएगा पृथ्वी पर, लेकिन आपको फिर भी लेकर चलना है, मानना है, शुरुआत करनी है सेंटर से, केंद्र से, तभी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो भूल ही जाओ। आगे मेरी बात समझ में? चलिए अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि G की वैल्यू कैसे कैसे बदलती है भाई, ठीक है। चलिए G की वैल्यू ऊंचाई, गहराई, सबके हिसाब से बदलती है। तो पहली बात करते हैं ऊंचाई के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से। और ऊंचाई के हिसाब से देखो, सिंपल सा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। यदि आप अर्थ पर हो तो G की वैल्यू हो जाएगी Gm/r²। लेकिन आप कहीं ऊपर चले गए, पृथ्वी के पृष्ठ पर हो, सरफेस पर हो, जहां मैं खड़ा हूं, जहां आप खड़े हो, वहां पर वैल्यू ये है। लेकिन आप इससे ऊपर चले गए, हाइट पर चले गए, तो फॉर्मूला हो जाएगा Gm/r+h²। हाइट और जोड़ दी जाएगी। मान लो मैं ऊपर चला गया तो मेरे पास हाइट h और जुड़ जाएगी। और अब यदि मैं रेशियो निकालूं G'/G, तो वहां पर देखो Gm/r+h² डिवाइड बाय Gm/r²। Gm से Gm उड़ गया है और अब मेरे पास बचेगा r²r+h²। तो G' की वैल्यू G के साथ निकाली जाए तो मैं r² यहां पर निकाल लेता हूं। r यहां पर कॉमन ले लूं, मैं यहां पर ले लेता हूं r, तो स्क्वायर बनेगा कॉमन लेते ही, और यहां पे बचेगा 1+h/r²। r² से r² भी चला गया है, तो G'
जी इक्वल टू आएगा आपके पास 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जी डेस अपॉन जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। ठीक है, इतना आपने पढ़ रखा है। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं सॉल्व कर सकूं, तो ये याद रखना, और ये याद रखोगे तो यहां से देखो क्या क्या निकलेगा। आप इधर आ जाइए फटाफट। तो जी डेस को जी लिख सकता हूं मैं, यहां पर 1 है, 2h अपॉन आर है। यदि मैं जी को मल्टीप्लाई करूं तो जी डेस इज इक्वल टू हो जाएगा जी 2gh आ जाएगा, यहां पर 2gh अपॉन आर। इसको मैं इधर ले जाऊं, इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये g, इसको मैं इधर ले जाता हूं तो g माइनस जी डेस की वैल्यू हो जाएगी 2hg, या 2gh लिख देता हूं भाई, इसको बोलने में अच्छा लगता है, 2gh अपॉन आर। तो आप ऊंचाई पर जाते हो तो आप में परिवर्तन इतना होता है 2gh अपॉन आर। यही परिवर्तन होगा, यही परिवर्तन होगा। तो परसेंटेज चेंज निकालो तो कैसे निकालोगे? तो यहां पर मैं बताता हूं परसेंटेज चेंज। ये आपका मान चेंज हो गया है, कितना परिवर्तन हुआ? ये परिवर्तन हुआ 2gh अपॉन आर, और ये कह रहा है कि आपको प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, कितना परसेंट चेंज हुआ। परसेंटेज चेंज निकालना है तो ओरिजिनल वैल्यू का डिवाइड दे दीजिए दोनों साइड, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू रिलेटिव चेंज बताती है, अपेक्षिक परिवर्तन बताती है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं साथ में 100, जी से जी उड़ गया है, और यहां पर तो ऐसे ही रहेगा, तो ये बनेगा जी माइनस जी डेस अपॉन जी इंटू 100। कितना परसेंटेज चेंज हुआ? और ये आपका चेंज हुआ है 2h अपॉन आर इंटू 100। ये लीजिए, आ गया सवाल। जैसे h आपकी 320 किलोमीटर है, तो h इतना है, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन g? कितना परसेंटेज चेंज होगा g में? आप 320 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो तो कितना परसेंट चेंज हो गया, ये निकालना है। तो यहां से फटाफट निकाल सकते हैं। देखो, हमें परसेंटेज चेंज चाहिए, तो g माइनस जी डेस अपॉन जी इंटू 100, जिसे हम लिख सकते हैं डेल्टा g अपॉन जी इंटू 100। ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये g में चेंज, और g में चेंज इतना ही हुआ है, पहले वाली वैल्यू बाद वाली वैल्यू जो कम है, ठीक है, इंटू 100। और ये वैल्यू मेरी निकल कर कितनी आती है? 2h अपॉन आर इंटू 100। 2 की जगह 2, h मेरा 320 किलोमीटर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ किलोमीटर। रेडियस मेरी 6400 किलोमीटर है, और यहाँ पर मेरे पास है 100। तो देखो, किलोमीटर से किलोमीटर 320 से ये चला गया है, 20 आ गया है, ये 10 आ गया है, और ये 10 आ गया है। तो आपके जी में जो परिवर्तन हुआ है, परसेंटेज चेंज इन जी, कितना हुआ है भाई? 10% हुआ है। तो 10% चेंज हो गया है, इसका मतलब 10% कम हो गया है। ऊपर जाने पर वैल्यू कम होती है, तो 10% वैल्यू क्या हो गई आपकी? कम हो गई है। और कम हो गई तो बच कितनी गई? बच गई आपके पास 90% ऑफ जी। जी का 90% रह गया है आपके पास अब कुल मिलाकर। ठीक है, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है, तो 9 पॉइंट आपका आप 90% आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, ऊंचाई पर जाने पर पता लगा, नीचाई पर जाने पर भी क्या होता है ये भी देख लेते हैं। और मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। ठीक है, ये ऊंचाई की वैल्यू, इसलिए इसको रहने देता हूं फिलहाल। गहराई की बात करें, जब गहराई की बात करें तो यहां लिख देता हूं गहराई, और जब गहराई की बात करें तो गहराई का रेशियो निकल कर आता है आपके पास 1 माइनस h अपॉन आर। ठीक है, यहां पर यदि बात की जाए जी डेस की तो बनेगा g 1 माइनस h अपॉन आर। ये गहराई के लिए निकल कर आता है, जैसे अभी हमने ये वाली जो वैल्यू निकाली है ऊंचाई के लिए निकाली, वैसे ये गहराई पर आता है। तो इतना ध्यान रख सकते हो आप। कैसे? ऊंचाई में यहां पर 2h अपॉन आर आता है, तो हाइट में चेंज कितना हो रहा है? डबल। यहां पर जब गहराई में जाते हो तो सिंगल, मतलब 1h है, तो इसी फॉर्मूले में 2 हटा दो तो गहराई में परिवर्तन आ जाएगा। यही सिंपल कॉन्सेप्ट रखकर आप याद कर सकते हैं। और यहां से वैल्यू बनेगी g माइनस जी एच अपॉन आर। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो g माइनस जी डैश। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो वैल्यू जाएगी जी एच अपॉन आर। मुझे चाहिए परसेंटेज चेंज, तो इसमें जी का डिवाइड भी दे दूंगा और 100 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। जी का डिवाइड भी दे दूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जी से जी चला जाएगा। और अब मेरा फॉर्मूला बचेगा परसेंटेज चेंज इन जी। कितना परिवर्तन होता है जी में?
प्रतिशत परिवर्तन, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास H/R × 100। तो सेम फॉर्मूला बोला जाए कि आप 320 किलोमीटर नीचे जाते हो तब क्या हो, तो इस फॉर्मूले में इतना सा देख लो भाई, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, तो परसेंटेज चेंज भी यहाँ पर आधा होने वाला है। और यदि आधा होने वाला है तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं H यानी गहराई 320 किलोमीटर हो तो परसेंटेज चेंज इन जी आने वाला है 5%। डबल वैल्यू 10% है तो यहाँ पर वैल्यू आने वाली है 5%, क्योंकि वैल्यू आती है गहराई में। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा, ये ध्यान रखना, ऊंचाई और गहराई। लेकिन ऊंचाई और गहराई में एक और परिवर्तन है। देखो ऊंचाई गहराई तक तो ठीक है, लेकिन जब आपकी अर्थ रोटेट करे, घूमना स्टार्ट करे, घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण क्या परिवर्तन आता है, वो सबसे बड़ी बात है। तो यहां पर देखो, ये आपकी अर्थ है और मैं खड़ा हूं यहां पर, ये लीजिए, तो मेरा भार सेंटर के साइड लगेगा कितना, mg। और जब पृथ्वी घूम रही हो, तो जब पृथ्वी घूम रही हो तो मेरे ऊपर बाहर की ओर फोर्स लगेगा, अभिकेंद्रीय बल कह सकते हैं। वैसे अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय दोनों होते हैं, अपकेंद्रीय लगता है जो अभिकेंद्रीय के बराबर होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, Fr की वैल्यू होती है m⍵²r, क्योंकि Fr अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वली होता है। जब भी घूमती हुई कोई चीज होती है, जैसे पतंग, पतंग को आप ऐसे घुमाओ गोल, तो पीछे जो पतंग की पूंछ होती है वो बाहर के साइड जाती है, जो अपकेंद्रीय बल की वजह से होती है। ठीक है, छाछ बनाने की जो मशीन आती है वो अपकेंद्रीय बल पे काम करती है, वॉशिंग मशीन आपकी अपकेंद्रीय बल पे काम करती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो आपका Fr है वो होता है mv²/r, और यहां से v = ω/r लिखकर मैं ये फॉर्मूला निकाल सकता हूं। लेकिन मैं अभी भी यहां पर हूं, बाहर के साइड भाग नहीं रहा हूं, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट है जो मेरे ऊपर काम कर रहा है। इसने यहां कौन बना दिया है, थीटा, तो मैं यहां लिख सकता हूं ω/r² cos थीटा। पहले मेरा भार mg था जब मेरे ऊपर कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन अभी मेरे ऊपर के साइड में ये भी लग रहा है, तो अब मेरा नया भार कितना हो जाएगा, पुराना भार ये ज्यादा है इसलिए मैं टिका हुआ हूं, यदि ये ज्यादा होता तो मैं उड़ चुका होता अब तक। ये ध्यान रखना, बस यही कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, रटना नहीं है। तो मैं उड़ चुका होता लेकिन मैं उड़ा नहीं, यहीं पर उसका मतलब mg की वैल्यू ज्यादा है, और यहां पर आ जाएगा m⍵²। यदि त्रिज्या में r ले लूं तो r की जगह r लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं cos थीटा। m से m कॉमन ले लेता हूं मैं, तो यहां पर वैल्यू आएगी g⍵²r cos थीटा। m से m चला गया है और g' की वैल्यू आ गई है g⍵²r cos थीटा। चलो भाई, लेकिन सवाल यहां से नहीं आएगा, यहां से बस परिवर्तन का आएगा। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो जब इसको मैं इधर ले जाऊंगा g - d', पुराना g नया g, कितना परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुआ ω²r cos थीटा। फिर भी सवाल मैं कहूं कि यहां से ना आए तो आप सोचोगे फिर सर पढ़ा क्यों रहे। सवाल आएगा इक्वेटर पर, यानी इस पर, भूमध्य रेखा पर, और या पोल पर, यानी ध्रुव के लिए। तो यदि मैं पोल की बात करूं, पोल यानी ध्रुव की बात करूं, तो ध्रुव पर थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, ध्यान से देख लो फटाफट, ये यहां चला जाएगा भाई, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, और थीटा = 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 हो जाएगा, और g - g' हो जाएगा 0, तो g = हो जाएगा g', यानी एक्चुअल वैल्यू आपकी g = g' पोल पर आने वाली है। लेकिन इक्वेटर पे बात की जाए, यानी भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये सब इसी को बोलते हैं, वहां पर थीटा हमेशा 0 डिग्री होगा और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो g, ये बात चल रही है अभी, g - g' की वैल्यू आ जाएगी ω²r। आगे मेरी बात समझे, ये ध्रुव की बात है, यानी ये जो g' है, जो भी है, ये पोल है आपका, और अब की बार ये आपके पास इक्वेटर है। ठीक है, मैं इसको इक्वेटर लिख देता हूं, पुराना g तो पुराना g है। अब देखो, तो g जो है इसको मैं पोल भी बोल सकता हूं, तो gp
माइनस जीई की वैल्यू में परिवर्तन होता है ओमेगा स्क्वायर आर। और ये आप सभी जानते हैं कि जी की वैल्यू पोल पर हमेशा ज़्यादा होती है इक्वेटर से। भूमध्य रेखा पर जो भी आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो कम रहेगा और ध्रुव पर अधिकतम रहेगा। तो कितना ज़्यादा और कितना कम रहेगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जीपी माइनस जी इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ से अब आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। कभी भी आपको सवाल दे जा सकता है कि इसका जो कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, वो इतना है और रेडियस इतनी है, तो आप बता दीजिए कि पोल और यहाँ इक्वेटर में, ध्रुव और भूमध्य रेखा पर जी में कितना परिवर्तन होगा। तो आप यहाँ से फटाफट बता सकते हैं। आगे मेरी बात समझ में? देखिए बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मेनली यहीं से सवाल उठ कर आते हैं। अब इसके अलावा बचता है आपका ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इसके अलावा आपके पास बचती है टोटल एनर्जी सैटेलाइट की, और एक आपके पास एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब कुल मिला के 5-6 टॉपिक और बनेंगे, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा क्योंकि अभी पार्ट लेंथी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इतने से रिलेटेड जितने भी आपके पास क्वेश्चन है निकाल लेने, सॉल्व कर लेने, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपको ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आगे मेरी बात समझ में? नेक्स्ट क्लास में पार्ट 6 में यही ब्रह्मास्त्र लेकर आने वाले हैं। ग्रेविटेशनल कंप्लीट होने वाला है, बैक टू बैक आपको मिलने वाला है, तो ध्यान दीजिए, मजा आने वाला है। और यदि मजा आता है, लगा कि इस बार फिजिक्स बड़ी आसान है, तो आपको क्या करना है पता है ना, शेयर और लाइक ठोक देना है। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेकर आने भाई इस बार, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, यही हमारा एम है, ठीक है। यही डिसाइड किया है, यही हमारा टारगेट, और टारगेट पूरा हमें करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में, ब्रह्मास्त्र के साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।